मैं विशाल और आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। आज मैं आपको उस घर की कहानी सुनाऊंगा जिसे दुनिया द कॉन्जरिंग हाउस के नाम से जानती है। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं बल्कि एक असली कहानी है। 1736 में बना रोड आइलैंड का वो फार्म हाउस जिसके अंदर के अनुभव इतने भयावह हैं कि वहां जाने वाले हर इंसान की रूह कांप उठती है। बात 1971 की है जब रॉजर और कैरोलिन पैरन अपनी 5 बेटियों के साथ यहाँ आए थे। ये लोग एक शांत देहाती जिंदगी की उम्मीद में थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये घर, उनका नया घर, उन्हें डराने के लिए तैयार बैठा है। शुरुआत में चीजें मासूमियत भरी थीं। कैरोलिन को रसोई में झाड़ू लगने की आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कभी कमरे के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और अंधेरे में अजीब परछाइयां नजर आती थीं। इन छोटी घटनाओं को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था, पर जल्द ही ये डरावनी हकीकत में बदल गईं। एक दिन जब कैरोलिन अकेली थी, उन्होंने रसोई की मेज पर 2 लोगों को बैठे देखा। वे दोनों इतने असली लग रहे थे कि कैरोलिन को लगा कि कोई गलती से घर में आ गया है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनमें से एक ने उनकी तरफ उंगली से इशारा किया और बिना कुछ कहे गायब हो गया। एक और रात रॉजर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी उन्होंने एक काली धुंधली आकृति को ऊपर की तरफ जाते देखा। उन्होंने सोचा कि ये कोई भ्रम है, पर उस आकृति का ठंडी हवा और अजीब सी बदबू के साथ गायब होना उनकी रातों की नींद छीनने के लिए काफी था। लेकिन घर का असली डर बच्चों के लिए था। सबसे छोटी बेटी अप्रैल अपनी अलमारी में रहने वाले एक दोस्त के बारे में बातें करने लगी। उसने उसका नाम बताया, ओलिव रिचर्डसन। उसने बताया कि ओलिव उसे खेलने के लिए बुलाती थी और उसके पास हमेशा ठंडापन रहता था। जब परिवार ने पास के कब्रिस्तान में खोजबीन की तो उन्हें ओलिव रिचर्डसन की कब्र मिली, जिसने 1885 में जन्म लिया था और कुछ ही सालों में उसकी मौत हो गई थी। ये वो पल था जब पेरेंट को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण घटनाएं नहीं हैं। एक और बेटी क्रिस्टीन अक्सर डर कर उठ जाती थी। वो बताती थी कि आधी रात को एक औरत उसके कमरे में आती थी और माँ होने का नाटक करती थी, लेकिन उस औरत के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें बुरी तरह से खाली थीं। वो औरत बिस्तर पर लेटकर सिर्फ एक ही बात फुसफुसाती थी, मुझे अपना बनाओ। सबसे भयानक अनुभव शारीरिक अमलों का था। कई बार परिवार के सदस्यों को उनके बिस्तर से खींचा गया या फिर जमीन पर फेंक दिया गया। एक सुबह लगभग 5:15 बजे जब घर पूरी तरह शांत था, कई लोगों ने महसूस किया कि उनके शरीर पर किसी ने जोर से वार किया है। कैरोलिन के साथ हुई घटना तो रूह कपा देने वाली थी। 1974 में जब वो सोफे पर आराम कर रही थीं, अचानक उनकी पिंडली में सुई जैसी चुभन हुई। जब उन्होंने देखा तो त्वचा पर एक छोटा साफ छेद था जिससे खून बह रहा था। वहां कोई सुई या कीड़ा नहीं था, बस एक रहस्यमयी घाव था। बाद में कई जांचकर्ताओं और यूट्यूबर्स जैसे एलेक्सा रिवेरा और ग्रूवी गैविन ने भी इसी तरह के दर्द और खरोंचों का अनुभव किया, जिससे ये साबित हुआ कि ये सिर्फ परिवार का डर नहीं था। जब परिवार की हालत और खराब होने लगी तो उनकी मदद के लिए एड और लॉरेन वॉरेन आए। लॉरेन ने घर में कदम रखते ही एक भारी नकारात्मक ऊर्जा महसूस की। उन्होंने बताया कि यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं और सबसे खतरनाक आत्मा बातशीबा शर्मन की है। ये वही बातशीबा थी जिस पर अपने ही बच्चे की मौत का इल्जाम था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बच्चे की खोपड़ी के बेस में सिलाई वाली सुई मिली थी, जो बातशीबा की क्रूरता का सबूत थी। वॉरेन ने बताया कि बातशीबा खुद को घर की मालकिन मानती है और वो नई औरतों को, खासकर कैरोलिन को, घर से भगाने की कोशिश कर रही है। वॉरेन ने एक सेंस करने का फैसला किया ताकि वो आत्मा से बात कर सकें, लेकिन उस दौरान चीजें काबू से बाहर हो गईं। अचानक कैरोलिन एक अजीब गहरी आवाज में बोलने लगी। एक कुर्सी हवा में उड़ गई और किसी अनदेखी ताकत ने कैरोलिन को कमरे के रस पार फेंक दिया। 20 मिनट की लाइटें पागलों की तरह जलने बुझने लगी और सामान अपने आप इधर उधर उड़ने लगे। वॉरेन ने कहा कि यह सिर्फ आत्मा का साया नहीं बल्कि एक शैतानी कब्जा है। उन्होंने एग्जॉर्सिज्म का सुझाव दिया, लेकिन रॉजर ने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए मना कर दिया। रॉजर ने जो फैसला लिया वो मानवीय था, लेकिन इसने परिवार को 10 साल तक उसी खौफ में जीने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार 1980 में कैरोलिन ने कहा कि वो और एक सर्दी उस घर में नहीं रह सकती और परिवार ने घर छोड़ दिया।
लेकिन घर छोड़ देने के बाद भी उनकी तकलीफें खत्म नहीं हुई। एंड्रिया ने बाद में बताया कि फिल्म में तो 95% कल्पना है, लेकिन उनके असली अनुभव कहीं ज्यादा डरावने थे। कैरोलिन की सेहत में खास सुधार नहीं हुआ और छोटी अप्रैल की 2017 में दुखद मृत्यु भी इसी डर की एक देन थी। आज भी ये घर एक पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट है। यूट्यूबर्स और जांचकर्ता यहाँ रात बिताने आते हैं और बेसमेंट से अजीब आवाजें, फुसफुसाहटें और चीखें रिकॉर्ड करते हैं। कुछ साल पहले कोरी नाम के एक जांचकर्ता ने एक पुराने आईने में देखा और तुरंत ही उसे तेज सरदर्द और बदन दर्द होने लगा, जैसे कि कोई उसे काबू करने की कोशिश कर रहा हो। स्टीव रोनिन ने तो पास के कब्रिस्तान में बादशिबा की असली कब्र भी ढूंढ निकाली थी। आज ये घर जैकलिन नुनेनेस नाम की एक महिला के पास है, जिन्होंने इसे लगभग $1.5 मिलियन में खरीदा है। वो इसे एक बिजनेस के तौर पर चलाती है, जहां लोग आते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं, जबकि कुछ को लगता है कि ये सच है। तो आखिर क्या है इस कहानी का सार? क्या ये घर सचमुच भटकी हुई आत्माओं का अड्डा है, या ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है? क्या कुछ जगह हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला कर देती हैं? पेरेंट परिवार के अनुभव हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। कुछ बातें अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लगती हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं से समझ में आती हैं। जो भी हो, ये कहानी हमें बताती है कि कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि वो वास्तविक जीवन के उन टुकड़ों का प्रमाण होती हैं जिनका असर सालों तक रहता है। तो अगली बार जब आप उस घर के पास से गुजरें, तो क्या आप रात बिताने की हिम्मत कर पाएंगे, या फिर आप भी वहीं रहस्यमयी लाइट्स, फुसफुसाहटें और अनजानी मौजूदगी महसूस करेंगे? धन्यवाद। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें, हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्विनी की रहस्यमय प्रस्तुति में। सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।